इलेक्ट्रिकल हीटर है, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। ये एक चीज में सारी चीजें क्या करते हैं, यहाँ पर आप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीटिंग में। अब देखो यहाँ पे हमारा पर्पज चेंज हो गया, जितना पहले हम कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट, विजिबल में, विजिबल रीजन में, अब यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू किसमें, हीट एनर्जी में। यहाँ पे हमारा मेन मकसद हीट हीट है, तो एनर्जी। जारी बात है हम यहाँ पे चाहेंगे कि जितनी भी हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल हम सप्लाई करें वो सारी हीट में कन्वर्ट हो, क्योंकि हमारा मकसद ही हीट है। मगर फिर भी अगेन एफिशिएंसी 100% कोई चीज नहीं होती, मगर इसमें भी इलेक्ट्रिकल केटल में, या आपने कभी इलेक्ट्रिकल की चीजें हीटिंग की कॉइल्स वगैरह देखी हो अगर ओपन, वैसे तो एहतियात करना चाहिए, इतना ओपन रखनी नहीं चाहिए, मगर इलेक्ट्रिकल जो हीटर्स वगैरह होते हैं उसमें नजर आए होते हैं, तो वो लाल हो जाती हैं चीजें। तो इसका मतलब है वो हीटिंग एनर्जी भी कर रहे होते हैं, साथ में थोड़ी बहुत विजिबल लाइट भी वो इमिट कर रहे होते हैं। वहां पर जो विजिबल लाइट उनमें आ रही होती है ना, वो समझो कि हमारे लिए वेस्ट एनर्जी है, क्योंकि उनका काम हमारा वहां पे विजिबल जो लाइटनिंग का काम नहीं है। हम चाहते हैं जितनी भी एनर्जी इसको हम दें वो सारी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो। आई बात समझ में, और हीटिंग में कन्वर्ट हो। जी सर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं। और ये तो बहुत सारी चीजें आ गई, सैंडविच वगैरह, इवन हेयर ड्रायर वगैरह होता है, वो उसमें भी आपके पास क्या होता है, यही चीजें होती हैं। तो ये डिफरेंट नाम से, रूम हीटर, हॉट प्लेट्स फॉर कुकिंग, गीजर्स। हाँ, गीजर्स का अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे जहन से निकल गया, वो उसमें भी पानी गर्म होता है ना। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, मतलब जितनी सारी चीजें आप देखें, ये सारी चीजें जो आपकी हैं उसमें आती हैं। ठीक है, जाहिर बात है यूटिलाइजेशन में ये सारी चीजें होती हैं, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रिकल हीटिंग के सेक्शन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग में हम देखें तो एक डोमेस्टिक एप्लीकेशन में क्या होता है, ये एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप इज यूज्ड टू कन्वर्ट टेम्परेचर चेंज इनटू मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल which expand at different rates as they are heated, usually steel and copper, or in some cases steel and brass. असल में यहाँ पर जो है ना, आपने जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में जो ऑटोमेटिक आयरन्स देखी होगी ना, ये घरों में यूज होती हैं, जो ऑटोमेटिकली जब एक रेंज भी आप सर रखते हैं। गैस आयरन, नहीं गैस आयरन। नहीं, गैस आयरन नहीं, हम तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग की बात कर रहे हैं, तो सारी बात है। अच्छा जी जी सर। ये जो हम आयरन यूज करते हैं, प्रेस जिससे कपड़े करते हैं, जी ये ऑटोमेटिक जी जी होती सर। हैं। आप जिस पे भी लेवल पे रखते हैं 1 2 3 4 5 पे, तो उस पे वो क्या होता है, उस जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाती है। फिर जब थोड़ी सी वो क्या कहते हैं कि उसकी हीटिंग कम होती है रिक्वायर्ड लेवल से, फिर वो दोबारा ऑन हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो रहा होता है ना। यस सर। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा था। वो कैसे हो रहा था, उसका मैकेनिज्म बता रहा है। उसमें क्या होता है, a biometallic strip is used to convert temperature change into a mechanical displacement। ठीक है, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में किस तरह किया जाता है कि दो प्लेट्स होती हैं, एक एक ये प्लेट, सॉरी, एक ये प्लेट है आपके पास मिसाल लो, और दूसरी ये नीचे वाली प्लेट है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हीट आती है, ये जो है ना एक्सपेंड होना शुरू होते हैं। एक्सपेंड होने से इन दोनों के दरमियान जो कांटेक्ट है ना, वो ब्रेक हो जाता है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही होती है, वो सप्लाई जो है आपकी बंद हो जाती है। तो जब इसको सप्लाई बंद हो जाएगी तो ये हीट होना बंद हो जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी इसमें हीट होगी, स्टोर होगी, वो डिसिपेट करता रहेगा, ये कूल हो जाएगा। तो ये जब कूल हो जाती है, ये दोबारा जो है ना सुखड़ जाती है, और फिर दोबारा इसके साथ टच हो जाती है, तो फिर दोबारा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है हीटिंग का। ये इस तरीके से चीजें ये चलता रहता है, जब तक कि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई खुद बंद ना कर दें या आयरन को बंद ना कर दें। आई बात समझ में या नहीं? जी सर। तो ये वही चीज है, इस कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स व्हिच एक्सपेंड्स एट डिफरेंट रेट। मतलब डिफरेंट मेटल्स होते हैं और दोनों का एक्सपेंशन रेट डिफरेंट होता है। एक्सपेंशन रेट मतलब इस तरह के कि एक मेटल को आप मिसाल दो 100 किलो टेम्परेचर देते हैं, तो वो फॉर सपोज 10 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो जाता है। ऐसे होता नहीं है, रेयर होता है, मतलब इतना नहीं होता, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। और दूसरा मेटल है, मिसाल दो आपने उसको 100 टेम्परेचर देते हैं, तो वो एक्सपेंड होता है मिसाल लो 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है वो तेजी से एक्सपेंड होता है पहले वाला, और दूसरे वाला कम एक्सपेंड होता है।
तो इस तरीके से दो डिफरेंट एक्सपेंशन रेट वाले डिफरेंट मटेरियल्स लगे होते हैं। जो यूजुअली यूज होते हैं वो एक स्टील एंड कॉपर होता है, इन सम केसेस स्टील एंड ब्रास। आई बात समझ में? यस सर। ये तो घरों में वैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती है हमारी, जी इंडस्ट्रियल सर, एप्लीकेशंस कॉमन का। थिंग। हाँ कॉमन है। मैंने तो कहा था ना, पावर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर पीडीयू एक ऐसा कोर्स है जो कि मतलब काफी विजिबल चीजें उसकी नजर आ रही थी, जैसे ट्रांसफार्मर, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंडरग्राउंड वाले सिस्टम, या हीटिंग लाइटिंग, सारी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हम चीजें मोस्टली कोर्सेज ऐसे होते हैं जो हम सारी इमेजिनेशन के ऊपर होते हैं। ईएमएसटी का कोर्स है, पावर सिस्टम एनालिसिस है, तो मतलब विजिबल नहीं होता है, मगर पीडीयू ऐसी चीजें विजिबल है। अच्छा, इंडस्ट्रियल इसमें क्या है? एप्लीकेशन मेल्टिंग ऑफ मेटल, जिस तरह तारें बनती हैं। कभी आपने पाकिस्तान केबल्स की विजिट करें तो उधर बाकायदा इतना बड़ा बॉयलर नीचे ना होता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है, तो उसमें भी इसी तरीके से हीटिंग के थ्रू किया जाता है, जिसमें फिर उनको ना पावर इलेक्ट्रिकल भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो वो स्पेशल ट्रांसफार्मर वगैरह और हाई पावर होते हैं, स्पेशल शीट्स लगी होती हैं, इतना गर्म हो जाती हैं कि वो आपके पास मेटल को भी पिघला देते हैं। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, उसमें भी हीट जनरेट हो रही होती है ना एक्चुअली में, क्योंकि हीट जनरेट होती है, मेटल उस जगह पे पिघलता है, और जब आपस में कनेक्ट होता है, ठंडा होता है, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे ही हो रहा होता है। मोल्डिंग ऑफ जी ग्लास, सर। ग्लास को मोल्ड करने के लिए भी ये हमें हीट चाहिए होती है। बेकिंग ऑफ इंसुलेटर, मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक कंपोनेंट्स, मतलब प्लास्टिक कंपोनेंट्स को मेल्ट करने के लिए, मेकिंग ऑफ प्लाईवुड, इस तरह की सारी चीजें जो है ना इसमें हमारे पास। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि भाई इतनी सर, ही। जी जी। सर पाकिस्तान के बिल का भी मतलब विजिट तो नहीं हुआ है हमारा, लेकिन ये कि मैंने सुना है काफी, यानी कि वो अच्छा है प्रोसेस उसका सारा, जो भी है फैक्ट्री बिल्कुल जो बिल्कुल, है, बहुत हाई ये क्वालिटी सुना है। की केबल्स बनाते हैं, और आप इंशाल्लाह जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स की केबल्स बनाते हैं। बहुत एक बड़ी बात है, इंजीनियरिंग है, मेजर इंजीनियरिंग है इसमें। आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगे इसमें इंशाल्लाह, आप जब जाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छा है, ज़रूर जी जाइएगा। सर। अच्छा है कि अब ये चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो चीज़ें और भी मतलब इंटरेस्टिंग होगी वहाँ पे क्वेश्चंस करने में। मगर एक बात है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की चीजें जी वहां सर। पे नहीं होती, वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। इलेक्ट्रिक सिस्टम, आईटी सिस्टम, वहां पे आपके पास मैकेनिकल सिस्टम। मगर ओवरऑल अच्छा है, जरूर विजिट कीजिएगा। सर ये किस साइड है, अह, कराची में? कराची में साइड एरिया है शायद, इस तरह करके हम गए तो हैं, वो मुझे अच्छा, एग्जैक्ट एरिया याद नहीं है, क्योंकि हमदर्द की गाड़ी में ही जाते हैं। ये इंडस्ट्रियल सही जोन सर। है ना, जिस तरह हम कराची का उसी तरह ऐसे ही है। जी जी सर। अच्छा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि भाई हम हीटिंग तो दूसरे तरीके से जनरेट करते हैं, जिस तरह हम कोल को बर्न करते हैं, कोयले जलाते हैं, उससे भी हीटिंग मिलती है हमें। हम मतलब ज्यादातर तो ऐसे होता है ना, हम वुड जलाते हैं या इस तरह की चीजें जलाते हैं, उससे हमें हीट जनरेट होती है। तो फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग का फायदा क्या है, सवाल तो होगा ना। तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अब मैं सवाल कर सकता हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड गिव सम एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, एंड द एडवांटेजेस आर एज फलां, तो उसमें वन करके क्लीननेस, नो टू पॉल्यूशन। तो इस तरह के सवाल पैदा हो सकते हैं। आई बात क्लियर? जी सर। अच्छा, तो कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि क्लीननेस होती है, मतलब आपको सिर्फ हीट ही मिल रही होती है। जिस तरह प्रेस, हम आयरन प्रेस देखते हैं, तो वो सिर्फ हीट, अब हम जितनी हीट चाहिए वो हीट ही होती है, क्लीन होती है ना, साफ सुथरी होती है। अगर इसके मुताबिक आपने कभी कोयले वाली आयरन देखी हुई हो या कभी इस्तेमाल की हुई हो कई गाँव वगैरह में, या किसी पुराने घर में पड़ी हुई हो, तो उसमें जी क्लीननेस नहीं जी होती, सर। क्योंकि उसमें कोयले डलते हैं, उसको फिर जलाओ, फिर उसका आखिर में राख बचती है, तो वो साफ सुथरा माहौल नहीं रहता इतनी। एक तो ये, और दूसरा जो आप कोई भी दूसरी टाइप की जो आप हीट जनरेट करते हैं ना, वुड से, कोयले से, जो भी फॉर्म, उससे पॉल्यूशन होती है, डिफरेंट गैसेस वगैरह निकलती हैं, जो आपको जो है ना फ्लू वगैरह इस तरह के इम्पैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग में ये कुछ भी नहीं होता, ना पॉल्यूशन नहीं होती, कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं होती, प्योर हीट होती है। और दूसरा ये एज कम्पेयर टू उनका देखा जाए इकोनॉमिकल भी है, मतलब जितनी हीट मिसाल पर आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हीटिंग जनरेट करते हैं, और उतनी अगर आप वुड से एनर्जी जनरेट करेंगे,
तो वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी वुड से, क्योंकि आपको वुड बहुत चाहिए होगा बर्न करने के लिए। आई बात समझ में? तो ये एडवांटेजेस हैं जी जी इसके 3। और दूसरी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है ईज ऑफ कंट्रोल। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपके हाथ में है, आपको जितनी चाहिए आप उस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल आपको आयरन में 3 नंबर की जितनी हीट चाहिए, आयरन को कम हीट पे रखना है ज्यादा रखना है, आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू अगर आप कोयले वगैरह से जो इलेक्ट्रिक जो हीट जनरेट करते हैं उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। मतलब आपके रिक्वायर्ड लेवल को जितनी आपको हीट चाहिए उस तक मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसमें वो चीज। दूसरी हायर एफिशिएंसी। आई बात समझ? हायर एफिशिएंसी के मोस्ट ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन यूटिलाइज फॉर हीटिंग द मटेरियल इटसेल्फ, हेंस इलेक्ट्रिक हीटिंग हैज हायर एफिशिएंसी एज कंपेयर टू अदर टाइप्स। इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है, मतलब जितनी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं उसका अच्छा खासा हिस्सा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हीट में, उसकी वेस्टेज कम होती है। तो ये भी इसका बड़ा सबसे अच्छा होता है। और दूसरा सबसे जो एक होता है ना बेटर वर्किंग कंडीशन। इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है ना वो ऐसी है, वो उससे आवाज वगैरह कोई जनरेट नहीं होती, उससे कोई रेडिएशन इमिट नहीं होती, कोई ऐसा दूसरा फिनोमेना नहीं होता, प्योर हीट होती है। ठीक है, तो वो जो है ना वर्किंग कंडीशंस के हवाले से भी बेटर है। अगर मिसाल पर आप कोयले से अगर बहुत बड़ी फर्नेस बनाने जा रहे होते हैं तो उसमें आपको डालेंगे, उसमें अजीबोगरीब किसी में क्या हीटिंग ये वो नॉइस और डिफरेंट रेडिएशंस निकलती हैं, तो वो वर्किंग कंडीशन के हवाले से इतना इजी नहीं होता वो। बात क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, एक तो हीटिंग ऑफ बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइक वुड, plastic and bakery items can be uniformly and suitably heated with dielectric heating process। ये यूं कहूं जिस तरह नहीं इलेक्ट्रिक सिगरेट्स आते हैं, और इलेक्ट्रिक सिगरेट नहीं, इलेक्ट्रिक लाइटर्स आते हैं जिससे सिगरेट जलाते हैं, सुने हुए हैं? जी सर। अब जी सर। मतलब ये ऐसी चीजें हैं, ये बेड कंडक्टर्स है, मतलब हीट को कंडक्ट नहीं करता। सिगरेट जो होता है वो डायरेक्टली हीट को कंडक्ट नहीं करता, मतलब उसमें आप जो हीट को डायरेक्टली अगर उसको कहेंगे तो वो जलेगा मगर कंडक्ट नहीं हो। कंडक्ट इस सेंस में जिस तरह अक्सर आपने नोट किया हो कि कभी आप ना लोहे की पट्टी बड़ी लें और उसका सिर्फ एक साइड जो है ना उसको आग में रख दें और दूसरी साइड को आप कुछ भी ना करें, तो आप थोड़ी देर बाद आएंगे ना तो दूसरी साइड जहाँ पे आपने हीट लगाई भी नहीं थी उसको भी हाथ लगाएंगे ना, वो बहुत गर्म हुआ होगा। ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी? नहीं सर। मतलब आप यूं देख लो, कभी आपने सूप वगैरह घर में हम मिसाल दो या चाय वगैरह पे बिस्किट, बहुत गर्म चीज होती है तो हम उसको चम्मच से ना मतलब हैंडल करते हैं, या बर्तन वगैरह जो सालन वगैरह खींचते हैं। ठीक, अब उसमें क्या होता जी है, जी सर। तो उसमें आप अगर लोहे के कोई चम्मच वगैरह डाल देंगे उसमें, वो ऑलरेडी इतना गर्म होगा, और उस लोहे के चम्मच का आप थोड़ी देर छोड़ दें और सालन बहुत गर्म था, आप थोड़ी देर बाद दोबारा सालन निकालने आएंगे तो वो जो उसका कॉर्नर था ना जो सालन में डूबा हुआ गर्म भी हो जो, जाएगी। वो बहुत गर्म है। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है कंडक्टिंग ऑफ हीट। मतलब वो हीटिंग आपने एक साइड उसकी हीट में डाल दी, मतलब जो हाई टेम्परेचर साइड पे थी, तो आप दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली कंडक्ट होके आ गया। मगर अगर इसके बरक्स अगर आप जो चम्मच डालें, लकड़ी वाला कोई चम्मच डालें, उसको आप कुछ भी करें वो गर्म नहीं हुआ होगा। किया एक्सपीरियंस ना, या नहीं किया हुआ देखा होगा, घर में भी बता करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक जी है, सर। ठीक है, ये फीमेल्स जो देखा है। ज्यादा एक्सपीरियंस किए हैं। तो कंडक्टिंग, तो इलेक्ट्रिक हीट से हम जो है उन कंडक्टर्स को भी जिस तरह मैंने कहा सिगरेट की तरह जला सकते हैं, इस तरह के दूसरे काम वगैरह करने होते हैं तो हम वो कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग, और वो भी क्लीनली कर सकते हैं। दूसरा सेफ्टी। सेफ्टी इस सेंस में है कि वैसे तो हीट जो है वो खतरनाक है बता दे खुद, मगर फॉर सपोज
कहीं पे अल्लाह ना करे कोई इश्यू हो जाता है, वो ज्यादा गर्म वगैरह हो जाता है, तो आप इलेक्ट्रिक सप्लाई को वो है ना वो क्या कहते हैं डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो हीटिंग प्रोसेस है ना वहीं पे रुक जाता है। इसके बरक्स फॉर सपोज हम अगर उसकी बात करें, कहीं पे आप लकड़ी की जला रहे थे और एकदम जो है ना एक लकड़ियों को बहुत बड़ी आग लग गई, तो वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह अक्सर जंगलात वगैरह में ना छोटी छोटी चीजों से आग लग जाती है, हम सुनते रहते हैं कि फलना जंगलात में आग। अभी रिसेंटली ब्राजील के किसी बहुत बड़े जंगलात में आग लगी थी, याद है ना? तो यस सर, सुना मतलब था। वो उसको इतना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जब वो एक हद से बढ़ जाता है। मगर इलेक्ट्रिक हीटिंग में ऑब्वियस सी बात है, आप जो कोई चीज गर्म हुई हुई है या उसमें कोई इश्यू आ जाता है, तो उसका आप सप्लाई बंद कर देते हैं ना, तो वो जो उसका जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही थी ना, वो चीज आपने बंद कर दी, तो बाकी रिमेनिंग हीट ने ना आपको फिर भी किसी हद तक उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें सेफ्टी पर्पज एज कम्पेयर टू अदर ज्यादा होता है। अच्छा, सबसे दूसरा ये है कि लोअर अटेंशन एंड मेंटेनेंस का। अच्छा, इलेक्ट्रिक हीटिंग में मतलब ये है कि इतना ज्यादा अटेंशन या वो मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती है। और एक दफा जैसे हम घरों में अक्सर एक आयरन लेके आ गए होंगे, तो अगर अच्छी क्वालिटी कंपनी की ले आए, अच्छी क्वालिटी वाली, एक दफा खर्चा किया, यूजुअली वो सालों तक चलता है, मतलब 5 5 6 6 7 साल, क्योंकि उनको मेंटेनेंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वो बस काम जो है ना क्लियरली हो रहा होता है। तो ये जो है ना इलेक्ट्रिक के हीटिंग के फायदे। और मोबिलिटी ऑफ जॉब इजीली, मिसाल और आप इसको आराम से कहीं भी उठा के आप अपनी इलेक्ट्रिक हीटिंग जनरेट करवा सकते हैं। इसके बरक्स लकड़ियों वाला प्रोसेस थोड़ा टफ है, कोयले वाला थोड़ा टफ है, क्योंकि फिर रॉ कोयला लेके वहां तक पहुंचे, फिर ये वो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ वो जो कॉइल्स जो जिस तरह यही एग्जांपल ले लो आप इलेक्ट्रिक हीटर का, सॉरी इलेक्ट्रिक हीटर भी ले लें या इलेक्ट्रिक वो ले लें, केटल का ले लें। केटल जहाँ भी चाहिए बस इलेक्ट्रिक सप्लाई लगा दो। इसके बरक्स आपको वो जो क्या कहते हैं कि घर में चूल्हे वाला सिस्टम हो, तो आप चूल्हे को लेकर हर जगह नहीं घूम सकते ना। तो समहाउ ये बेनिफिट्स होते हैं इसमें। यूनिफॉर्म हीटिंग, दूसरी सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट बात। यूनिफॉर्म हीटिंग का मतलब ये है कि इसमें जो है ना, मिसाल तौर आप एक प्लेट को हीट कर रहे हैं, ये जो है, तो इस पे पूरी प्लेट में ना एक जैसी हीट जनरेट होगी। ठीक है? तो आपके पास मिसाल लो रोटी पका रहे हैं, और रोटी के लिए आपने कोई एक सिस्टम लेके आ गए, और उसमें यहाँ पे हर तरफ एक जैसी वो है ना आपके पास हीटिंग मिलेगी। मगर कोयले और इनकी बाकी चीजों से ना हीटिंग कभी भी यूनिफॉर्म जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। आई होप कि ये एक्सपीरियंस जो है ना किया हुआ हो या कभी करना पड़े, तो उसमें यूनिफॉर्म नहीं होती इतनी चीजें। बात क्लियर होगी? 11 पॉइंट्स हो गए यस। इसके। जी सर। अब वो जो मैं अभी बता रहा था ना कंडक्शन वाला, वो जो सालन में लोहे वाला चम्मच और लकड़ी वाला, जो उसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफर यूजिंग कंडक्शन। ठीक है, अभी जो बताया था। तो जो हीट ट्रांसफर होने का सिर्फ एक मेथड ये नहीं है, 2 3 मेथड है उसमें। एक ये है आपका कंडक्शन वाला। तो कंडक्शन को थोड़ा सा भी डिटेल में देख। ये कंडक्शन किस तरह होते? कंडक्शन ट्रांसफर हीट विया डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कोलियंस। मिसाल दो, यहाँ पे जैसे आपके पास हीट जनरेट हुई, तो यहाँ पे ये कोलन शुरू होना जाता है, और ये इस तरीके से ये यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आपके पास हीट यहाँ पे ट्रांसफर होती है। आई बात समझ में? जी सर। वो चावलन वाली एग्जांपल समझ में आया? और कंडक्शन जो है ना मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर है, और इट आकर्स हीट ट्रांसफर यूजिंग दी फिजिकल कॉन्टेक्ट, मतलब इसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है कि लोअर जो काइनेटिक एनर्जी जो हायर साइड पे होती है, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लोअर साइड पे होती है। तो ये एक प्रोसेस है जो होता है, इसको हम कहते हैं हीट कंडक्शन। दूसरा कौन सा है? ये देखो, इसने समझाया हुआ है। यहाँ पे हीट है, वार्म बॉडी है, और ये कूल बॉडी है। ये कोई कंडक्टिंग प्लेट आपने रख दी है, यहाँ से जो है ना टेम्परेचर जो है ना हीट ट्रांसफर हो रही होगी इस साइड पे। आई बात समझ में?
तो जी सर। तो एक फार्मूला है कि हीट ट्रांसफर कितनी हुई, उसका फार्मूला वो यहाँ पर है। उसको हम क्यू से शो करते हैं। क्यू मतलब हीट ट्रांसफर्ड कितनी हुई, थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया से क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर। मतलब ये प्लेट जो है इसका कितना एरिया जो है इन कांटेक्ट है इसके साथ, मतलब ये है तो बहुत बड़ी बॉडी मगर इसका एरिया इतना इसके साथ कांटेक्ट में, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ कांटेक्ट। और कितनी देर तक ये आपस में कांटेक्ट में रहे, जिस तरह मिसाल तौर मैंने कहा ना, सालन में आप सिर्फ अगर लोहे का चम्मच सिर्फ 1 सेकंड के लिए रखेंगे ना वो इतना गर्म नहीं होगा, अगर उसको 15-20 मिनट तक रखेंगे ना फिर जाके वो गर्म होता। तो ये टाइम कितना रखा वो, और फिर ये लेंथ कितनी है। अगर चम्मच मिसाल दो सालन में आपका बहुत बड़ा होगा ना तो उसमें जो सेकंड एंड पे जो ना थोड़ा सा लेट आपके पास ट्रांसफर होगी, क्योंकि टाइम लगता है यहाँ पे ट्रेवल होने में इसको। तो इसकी वजह से ये लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब ये कितना गर्म है और ये कितना कूल है, पता चले ये सिर्फ 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है और ये खुद भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो ये इतना ट्रांसफर नहीं होगा। इसके बरक्स अगर ये 40 हो और ये -30 हो ना तो बहुत एनर्जी ट्रांसफर होगी यहाँ पर। बात क्लियर होगी। जी और दूसरा मेथड है मेथड ऑफ कन्वेक्शन। वेन कन्वेक्शन का क्या होता है, इसको मैं आपको समझाऊं, ये मेथड बहुत यूज होता है। मैं इसको पढ़ता हूँ पहले। ये इस तरीके से होता है जैसे पहले हम किसी चीज को ना मिसाल लो वाटर को गर्म करें और फिर उस वाटर को सर्कुलेट करवाएं किसी पाइप के थ्रू, तो जहां जहां से वो पाइप से गुजरेगा तो वो गर्म होता चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हीट जनरेट नहीं हुई, हमने किसी न किसी मीडियम के थ्रू उसको कन्वर्ट करवाया है। तो ये वो मैं कह रहा था, इसको फिर समझो पहले, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं आपको इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। When a fluid such as air or liquid, fluid का मतलब ये है कि कोई भी मीडियम is heated and travels away from the source, it carries thermal energy with it. This type of heat transfer is called convection. बात समझ में आई या नहीं। जी जी सर। भाई इसका सबसे एग्जांपल आसान सा दूं वो ये है कि सर्दियां आती है ना, जैसे सर्दियां आती है ना घरों में, अगर जिन घरों में वो जो गीजर्स नहीं होते तो वहां पे क्या करते हैं लोग, पहले छोटा सा पानी लेते हैं किसी बर्तन में, उसको पहले बहुत जबरदस्त तरीके से उबालते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। हेलो। जी 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 सर। वो उबला हुआ पानी हम जो है ना जिस बाल्टी में नहाने के लिए पानी बहुत ज्यादा जमा किया होता है उसमें डाल देते हैं। तो वो क्या होता है एक्चुअल में, वो जो उस आपने क्या कहते हैं कि जो पानी जो गर्म किया था उसकी जो हीटिंग थी ना वो दूसरे ठंडे पानी में कन्वर्ट हो गई और ट्रांसफर हो गई, और ओवरऑल मिक्स करते हैं तो पानी वो जो है ना उसका ओवरऑल थोड़ा गर्म हुआ होता है पूरी बाल्टी। तो ये मेथड ऑफ कन्वेंशन है। आई बात समझ में या नहीं। कन्वेक्शन है। जी जी सर। और बाहर ममालिक में ऐसे किया जाता है। बाहर ममालिक में पता क्या करता है, सर्दियां आती है ना तो पहले उनके बहुत बड़े स्टेशन होते हैं जहाँ पे बहुत गर्म पानी वो करते हैं, और फिर वो गर्म पानी जिस तरीके से हमारे पास ना वाटर सप्लाई वो भी कभी कम आता है कभी ज्यादा होता है और घरों में आता है ना, इस तरीके से वहां पे क्या होता है, एक छोटी सी विंडोज यूं बनी होती है यूं, अगर मूवीज में अक्सर आपने देखा होगा शायद, इस जिग जैग ना इस तरीके से वो बनी हुई थी। फिर वो क्या करते हैं, उन पूरे सिटी में उन पाइप्स में वो आपके पास जो है ना पानी गुजरता है, तो क्योंकि पानी तो गर्म होता है तो जहां जहां से भी पाइप से गुजरता है वो पाइप गर्म हो जाते हैं। ठीक है। और उन पाइप से जो भी हवा गुजर के आती है ना घर के अंदर, तो वो हीट गर्म हवा होती है। बात समझ में आई या नहीं। जी सर। आगे। इसका कोई एग्जांपल आप दें, मैं मतलब मुझे फील हो के आपको समझ में आ गया। इसका दूसरा एग्जांपल ये ले लें,
एक तो यही स्टीम के थ्रू भी हम करते हैं, मतलब हम क्या कहते हैं, पानी को उबाला, उसकी जो स्टीम आती है वो गर्म, उससे भी गर्मी आती है। तो ये क्या है, वो भी एक लिक्विड फॉर्म में, एयर फॉर्म में आपके पास वो क्या हीट ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, तो अभी इसके जो फॉर्मूला है हीट कितनी कन्वर्ट होती है उसका फॉर्मूला ये क्यू, नीचे कन्वेक्शन मतलब हीट ट्रांसफर यूजिंग कन्वेक्शन इज इक्वल टू एच ए टी सरफेस माइनस टी फ्लूइड। मतलब ये है कि उबले हुए पानी का मतलब जो 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 बाल्टी का टेम्परेचर और मतलब उबले हुए पानी का टेम्परेचर, ऐसे ही समझें। इन दोनों में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उस हिसाब से वो ट्रांसफर हीट ट्रांसफर होगी। और एच जो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। ये फॉर्मूला ध्यान में रख लें, हमें इनसे प्रॉब्लम करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम ये है, इसको मैं आपको करवा देता हूँ। दी कन्वेंशन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, अच्छा ये हमें इसने दे दिया। अब इस सरफेस, अब वो सरफेस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एयर का है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कोएफिशिएंट है ये। फॉर्मूले में पुट करो, Q इज इक्वल टू एच कोएफिशिएंट है। ठीक है, वैल्यू आपने पुट की, वो आपके पास कोएफिशिएंट की ये वैल्यू आ गई। आई बात समझ में? जी और सर। ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, और ये आपके पास Q ओवर ए, ये जो है ना पर फ्लक्स, मतलब कितने एरिया में, ये एरिया ए फॉर एरिया, तो हीट पर यूनिट एरिया कितनी ट्रांसफर हुई वो इस फॉर्मूले में हमें पता है, 400 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो फार्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट की है, बाकी तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया। ये वैल्यू पुट की Q की, ये टी सरफेस की, और ये इसकी, और ये एरिया इधर मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में हो गया, ये और हमारे पास आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई? जी सर। इसी तरीके से दूसरा ये आपके पास है, इसमें एक एयर है जो कि 3 डिग्री 100 सेंटीग्रेड पे फ्लो हो रहा है ओवर फ्लेट फ्लेयर ऑफ डायमेंशन 0.5, मतलब यहाँ पे एरिया भी दे दिया उसने, और मतलब लेंथ और विड्थ दिए, एरिया हमें खुद निकाल लेते हैं। लेंथ और विड्थ से एरिया कैसे निकलता है? लेंथ और विड्थ से सर, एरिया का फॉर्मूला क्या है? सर एरिया का एरिया, सर एरिया, सर एरिया तो यानी कि रेक्टेंगल में भी होता है सर, स्क्वायर में भी होता है, जैसा सर्कल में भी, मतलब अलग अलग सर फॉर्मूला है। किस तरीके से? सर एरिया तो सर यानी कि रेक्टेंगल मैं का भी सर जैसे हाँ, होता है ना, सर जैसे रेक्टेंगल रेक्टेंगल का का भी उसका क्या होता है? स्क्वायर। रेक्टेंगल या स्क्वायर का क्या होता है फॉर्म? सर सर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, रेक्टेंगल का? मल्टीप्लाई होगा बेस हाइट्स। जी सर। रेक्टेंगल में हाइट कहाँ होती है? ये सर ये समझ, लेंथ इनटू विड्थ सिंपल तो है, क्या हो गया? लेंथ इनटू विड्थ मतलब एरिया हो गया। इसमें कौन सा मुश्किल था? आपने कितना क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? जी सर, सही 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 सर। ठीक है, तो फ्लूइड का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फर्स्ट सरफेस का जो टेम्परेचर, मतलब जो पानी गुजर रहा है ना जिस सरफेस से, मतलब ऐसे समझो को पाइप है, पाइप से गुजर रहा है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। पाइप से गुजर रहा है तो पाइप का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फ्लूइड जो गर्म हुआ है इसका 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ज्यादा गर्म है। और जो इनका जो
कोएफिशिएंट है ना, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, वो एच ये है, और एरिया जो है वो टोटल ये है, मतलब लेंथ इंटू विड्थ करके हमने एरिया निकाला। फॉर्मूले में हमने पुट किया, एच हमें मिला हुआ है, एरिया मिला हुआ है, दोनों टेम्परेचर मिले हुए हैं, दोनों टेम्परेचर, क्योंकि फ्लूइड का ये है और ये सरफेस का होता है, जिस सरफेस से वो फ्लूइड गुजर रहा है, तो हमें वैल्यू मिली है नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपका फ्लूइड से जो है वो जो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एयर टू द प्लेट, मतलब जो एयर जो गुजर रही है ना सरफेस से, उस एयर का जो टेम्परेचर सरफेस पे गिर रहा है। इसके बरक्स अगर पॉजिटिव होता, इसका मतलब ये होता कि जो एयर गुजर रही है ना सरफेस से, तो सरफेस इतना गर्म था कि उसकी जो आपके पास हीट जो है वो एयर के साथ अटैच हो जाती है, और फिर हमें गर्म हवा आना शुरू हो जाती है। ऐसे कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि ऐसे फॉर सपोज कि कभी आप जो है ना पंखा वगैरह चल रहा हो, उसके सामने ना आप कोई गरम सी प्लेट वगैरह लेके जिसमें थोड़े से ऐसे सुराख हो जिसे हवा गुजर सकती हो, या कोई ऐसी चीज, तो आप नोट करेंगे ना उसके सामने जब खड़े हो जाएंगे और पंखा और उसके आपके दरमियान वो गरम सी प्लेट रख देंगे, तो बाकायदा गर्म हवा फील होती है। वो क्या हो रहा होता है, एक्चुअली में जो हवा आ रही होती है जब गुजर रही होती है हार्ड सरफेस से, तो वो हीट ना वो उस प्लेट से ट्रांसफर हो जाती है एयर में, और एयर भी गर्म हो जाती है। आई बात समझ में? जी सर। और जो तीसरा तरीका है उसको हम कहते हैं रेडिएशन हो गया। मोबाइल एक मिनट सर। हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर, कैसे हैं? सर हम तो आ गए हैं कराची आपकी याद में। जी जी सर, तो ठीक है सर इंशाल्लाह। सर परसों मतलब थर्सडे, थर्सडे को। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह सर, आप बता दीजिएगा, मैं सही है। चलो इंशाल्लाह। सत्रह को फिर भेजेंगे? हाँ हाँ सर। अच्छा, ये मतलब सारी फर दोबारा करनी पड़ेंगे फिर? ठीक है तो इंशाल्लाह। चलें सर इंशाल्लाह फिर। जी सर। नहीं सर, वो हल ही नहीं हो रहा। अभी भी कोई ईमेल आई हुई थी, मैंने असल में मैं अभी क्लास ले रहा था, तो मैं ना मैंने मेल बीच बीच में कॉल आता तो देखी थी, उसमें कोई उन्होंने कंडीशन डाली कि अभी जो वो नहीं कर सकते, मतलब एसएससी वाले वो चीज कोई ऐड नहीं कर सकते उसमें, उनके पास अगर नहीं है, वो कह रहे हैं कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ तो उसका टीचर असाइन नहीं हुआ होगा, यूं होगा एलएमएस पे शो हो रही होगी, टीचर असाइन नहीं हुआ होगा फिर, क्योंकि मेरे पास कम्युनिकेशन समर की सारी आ रही हैं, स्प्रिंग की पहले जो सारी आई हुई हैं, और मैं नाजनातुन में हूँ, उन सब ने मुझे ऐड किया हुआ है, उसके भी सारे आ रहे हैं, तो इनका क्यों नहीं आ रहा है अगर मेरे पास ऐड है तो? सर एक काम करें, सर एक काम करें, मेरी सजेशन है ये, उस बच्चे को कहें वो आ जाए थर्सडे को, हम भी वहाँ पे होंगे, नेटवर्क वाले भी वहाँ पर होंगे, बैठ के जो भी होगा वो सही है। चलो उधर पे बैठ के जो भी होगा ना, बैठ के मामला वहीं पे निपटा देंगे फिर जो भी होगा। सर असल में सर थोड़ी सी गलती है।
तो बच्चे के पास सीएमएस भी आ रही है, ये तो बात समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा एलएमएस भी आ रही, तो फिर सीएमएस से अब ये जब ट्रांसफर एलएमएस पे कर रहे हैं तो फिर बच्चे के पास एलएमएस पे आ रही है, इसका इट मींस के सीएमएस पे भी होनी चाहिए एज पर उनके लॉजिक के मुताबिक। सर अच्छा तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? सर रेडिएशन। रेडिएशन। अच्छा रेडिएशन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होती है वो बजाय कन्वेंशन या उसमें नहीं होती, इसमें हीट इन द फॉर्म रेडिएशन में ट्रांसफर होती है। जैसे सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंचे, अदरवाइज सूरज से ना हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट है, ना हमारा उनके साथ मतलब कोई ऐसा मीडियम नहीं है, मतलब एयर भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना स्पेस है हमारे अर्थ और सूरज के दरमियान, मगर वहां पे हमारे पास कोई मीडियम भी ऐसा नहीं है एयर वगैरह जो सूरज की रोशनी हमें उसके थ्रू, वहां पे हमारे पास सूरज की जो हीट जो हमारे तक पहुंचती है वो थ्रू दी रेडिएशन आती है। ठीक है, तो वो तीसरा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मेथड है, वो है रेडिएशन। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो थर्मल रेडिएशन जनरेट्स from the emission of electromagnetic waves. These waves carry energy from the emitting objects. Radiation occur when a vacuum or any transparent medium, either solid or fluid, मतलब वैक्यूम के थ्रू ही मतलब वो रेडिएशन आकर होती हैं। थर्मल रेडिएशन इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रैंडम मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन मैटर। मूवमेंट ऑफ द चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब इसकी जो फिजिक्स अगर देखें तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स की जो आपके पास मतलब रैंडम मूवमेंट होती है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट होती हैं। आई बात समझ में? तो उसकी जी सर। फिजिक्स में हम ज्यादा फोकस नहीं है, हम ज्यादा अपने ना मेन कंसर्न उस पे। अगेन उसके फार्मूलाज हैं, ये है फार्मूला, हीट ट्रांसफर पर टाइम, मतलब कितने, क्योंकि हीट ट्रांसफर डिपेंड करती है आपके उस पे टाइम पे, जितना टाइम आप जो है ज्यादा रेडिएशन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, ऐसी सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ रेडिएशन सरफेस और ये सारी चीजें जो हैं आपके पास इसमें पुट करेंगे। अगेन ये प्रॉब्लम है, सारी वैल्यूज तो डायरेक्ट दी हुई हैं। ठीक है, ये जो है सरफेस इसकी ये वैल्यू कुछ फिक्स है इसमें, ये 0.8 इसकी वैल्यू ये फिक्स है, एरिया ने दिया हुआ है हमें ये 0.मीटर स्क्वायर, और इमिसिविटी ये 0.8 दी हुई है इसने, बल्कि यहाँ पर इसने दी हुई है। और यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको उसने कन्वर्ट किया है दूसरे केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में किया है। ठीक है, टेम्परेचर को हमेशा ध्यान में रखें, एक ही यूनिट में रखना है हमें, नॉर्मली केल्विन में ही रख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हमने ये वैल्यू सारी पुट की, ठीक है, और हमें ये मिल गया। आई बात समझ में? जी सर। यहाँ कंफ्यूजन है, ये तो सिंपल सिंपल वो क्या कहते हैं कि इक्वेशन पुट की है। यस सर। अच्छा यहाँ पे आपने नोट किया होगा, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पुट की हुई है, ये मतलब ये 150 जो कि कन्वर्ट करके 423 बनता है, हालांकि यहाँ पे तो टेम्परेचर डिफरेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इसने दिया हुआ है, व्हाट इज द रेट एट व्हिच रेडिएशन इमिटेड बाय द सरफेस ऑफ इमिटेड एंड टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जो इमिट इसने किया है वो डायरेक्टली उसने किया है एक जो जिस टेम्परेचर में इन्वायरमेंट में कितना वो हीट ट्रांसफर हो उस हिसाब से। यहाँ पे दो डिफरेंट सरफेसेस के दरमियान हो रहा है, तो उनका फिर डिफरेंस निकालना है। आई बात समझ में या नहीं? इफ द सरफेस ऑफ प्रॉब्लम 1, मतलब प्रॉब्लम 1 का सरफेस है तो ये सेम इसको एक्सटेंड किया है, इज प्लेस इन ए लार्ज evacuated chamber whose walls are maintained at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये सरफेस जो प्लेट थी, गर्म प्लेट थी, वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड की, उसको किसी चैम्बर के अंदर रखे जिसकी जो दीवारें वो 150 डिग्री और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो दीवार, मतलब नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पे। व्हाट इज द नेट रेट एट व्हिच रेडिएशन इज एक्सचेंज बिटवीन द सरफेस एंड द चैम्बर वॉल, मतलब टोटल रेडिएशन वो कितनी ट्रांसफर होंगी टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, एक सरफेस का टेम्परेचर और सरफेस और दूसरा वाल्स का टेम्परेचर, दोनों का ये डिफरेंस आपके सामने आ गया। एरिया उसका हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये पॉइंट है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम आगे लेके चल रहे हैं। इमिटिविटी हमें दी हुई है, वैल्यूज पुट करेंगे, इमिटिविटी दी हुई है, ये वैल्यू पहले प्रॉब्लम में दी हुई, एरिया दिया हुआ है, इधर इसने हमें जो दिया हुआ है वो ये चीज
ये टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, और पहले वाले का 150 था, उसको हमने कन्वर्ट किया केल्विन में, और ये हमें रेट मिल गया। तो इस रेट से रेडिएशन इमिट होंगी। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बड़ी बात समझने की सवाल आप कर सकते हैं कि क्या हमेशा एनर्जी एक ही तरीके से रेडिएट होती है, मतलब ट्रांसफर होती है, या तो कंडक्शन से होगी तो रेडिएशन नहीं हो सकती, या रेडिएशन से होती कन्वेंशन से नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। ये एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक वो कॉइल जो नीचे वो है ना, उसका दिया हुआ है कि तीनों फॉर्म में उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। कैसे? आप जब कॉइल को हीट करते हैं जैसा, तो उस पे जब हम ये बर्तन रखते हैं तो बर्तन इसके साथ टच हो रहा है, तो इसका मतलब है कन्वेंशन मेथड भी अप्लाई हो रहा है। अब क्योंकि उससे हीट रेडिएशन भी निकल रही होती है उस सरफेस से, और जब ये बर्तन हीटर, ये जो सेक्शन है इस बर्तन का, वो आग में समझोगे है, और ये ठंडा है, तो इससे इधर भी ट्रांसफर होगी हीट। तो ये कंडक्शन हो गया, जब ये टच होता है वो कन्वेंशन हो गया, और ये रेडिएशन से हो गया। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग है, फिर ना वो डिफरेंट जो उसके मेथड्स हैं, एक रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डायलेक्ट्रिक हीटिंग एंड इंफ्रारेड हीटिंग। ये 4-5 एक जो आयरन में होता है वो होता है एज ए इलेक्ट्रिक हीटिंग। आर्क हीटिंग ऐसे होता है जिस तरह ना इलेक्ट्रिक फेलियर्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें आपने वो जब सर्किट ओपन करता है तो किस तरह आर्क जनरेट हो जाता है, उस आर्क में भी हीट जनरेट होती है, उसको आर्क हीटिंग बोलते हैं। इस तरह इंडक्शन हीटिंग है, डायरेक्ट कोर टाइप, वो एक इंडक्शन हीटिंग टाइप होती है। फिर डायलेक्ट्रिक हीटिंग और इंफ्रारेड हीटिंग, ये जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, और ये पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। ठीक, तो इसको डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने काफी देर से क्लास ले रहे हैं, आप भी शायद बोर ही लग रहे हैं, अभी कोई जवाब ही नहीं आ रहा आपका। नहीं 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 सर। तो मैंने इसके साथ ये चैप्टर ना हीट वाला, इसको जो पहला सेक्शन जो इसका है वो पूरा कर दिया है। अभी एक दो जो लेक्चर मैं सोचा हूँ ले दें, जो उसमें हम थोड़ी चीजें लास्ट टाइम इन चीजों को जो मैंने अभी डिस्कस किए थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, और साथ ही साथ जो एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर मैं एंड करूंगा। तो मैं जो आपसे चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हम जो है अभी चंद कल की क्लास लेंगे। कल में हमारा चैप्टर इंशाल्लाह जो है कंप्लीट हो जाएगा कोर्स इंशाल्लाह, और उसके बाद हम जी सर। करेंगे रिव्यूज। आप लोगों का पेपर 29 तारीख को है, आज रात को आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, तो आप असाइनमेंट जो है उसको कर लीजिएगा, और असाइनमेंट इंशाल्लाह आपको पेपर में भी हेल्प करेगी प्रैक्टिस के लिए, और आपकी जो कोटा वो पूरी हो जाएगी जो भी सेक्शन मार्क्स के लिए, तो होप कर दीजिएगा। बाकी ये जरूर है कि जो भी क्यूरीज हो, जो भी आपको फीडबैक देना हो, जो ग्रुप में मुझे बताते जाएं, ताकि मैं आप लोगों को इसके क्यूरीज को देता जाऊं। आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। बाकी कल हम ना जी क्लास एंड करके फिर इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट है उसके हवाले से, पेपर के हवाले से वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो बाकियों भी को भी बोल दीजिएगा कि आ जाए, सारे पेपर्स के हवाले से डिस्कस कर लें। बाकी कोई क्यूरी हो सही तो सर। मुझसे पूछ ले। सही है सर। सर ये इसका पेपर 29 को होगा, या सर ये मतलब जो शेड्यूल आया था उसमें लिखा था कि अगर छुट्टी होती है तो सर मानी कि वो अगले दिन चला जाएगा 30 को। हाँ, अभी छुट्टी मुझे नहीं पता कि किस वजह से सने का कोई होगा, हो सकता है कोई दिन हो, पॉसिबली छुट्टी हो गई सर 30। शायद 12 रबीउल अव्वल की सर है शायद मेरे ख्याल अच्छा, से। तो हाँ सही सही। अच्छा, अगर मुझे पता नहीं, अगर वो छुट्टी हो जाती है वो तो पता नहीं, मगर आप अपना प्रिपरेशन 29 की करें। जी सर ठीक है। ठीक है, अगर ठीक है एक्स्ट्रा दिन मिल जाता वेल एंड गुड, तैयारी और भी अच्छी हो सकती है, मतलब प्रैक्टिस अगर जी नहीं सर। है तो आप अपना मेंटली 29 को प्रिपेयर रहें। सही सर। ठीक है, ओके फिर सही। बहुत शुक्रिया,
और जो क्यूरी हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे। नहीं सर, अभी तो नहीं है सर। चलें फिर इंशाल्लाह, अल्लाह करे आप भी नमाज पढ़ें, फिर अल्लाह खैर करे। जी सर, ठीक है सर, दुआओं में याद रखिएगा सर। ओके बिल्कुल, आप भी। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़।